हेलो फ्रेंड्स। माई क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर पाइथन सीखने की सीरीज स्टार्ट किए हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पाइथन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पाइथन एक लैंग्वेज है जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करने की आप कंसोल ऐप बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन में आप बैकएंड के लिए सर्वर वगैरह भी तैयार कर सकते हो, मोबाइल ऐप, मशीन लर्निंग जैसे और आईओटी के एप्लीकेशन इसमें हम बिल्ड कर सकते हैं। ये हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स भी डेवलप किए गए हैं पाइथन में, जैसे यूट्यूब जिस पे आप ये लेक्चर देखते हो। उसके बाद गूगल का जो सर्च इंजन है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ड्रॉप बॉक्स, कैवरा वगैरह, इंस्टाग्राम। आज के इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में। पाइथन का फीचर डिस्कस करने से पहले एक गिटहब के सर्वे के अनुसार यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, मतलब जिसमें आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाना प्रेफर करते हैं प्रोग्रामर्स, तो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो प्रेफर करती हैं जावास्क्रिप्ट को। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसका जो प्रोडक्ट व्यू है वो आपका क्या है कि 2.3 मिलियंस है। यानी कि आप जैसे देख सकते हो कि अदर लैंग्वेज जैसे कि पाइथन हो गई, या उसके बाद आपका जावा है, रूबी लैंग्वेज है, आपकी पीएचपी है, सी प्लस प्लस, ये सारी लैंग्वेज हमारे जो जावा स्क्रिप्ट की हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 50%। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है 1000 प्रोजेक्ट, तो 1000 प्रोजेक्ट में 500 प्रोजेक्ट सर आपका जावा स्क्रिप्ट में बनता है। और उसके बाद के जो 500 प्रोजेक्ट बचते हैं उसमें से आपके पाइथन, जावा, रूबी, पीएचपी या सी प्लस प्लस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनते हैं। तो सर जावास्क्रिप्ट का दबदबा रहा है प्रोग्रामिंग में, और ये एक कमाल की लैंग्वेज है वेब डेवलपर्स के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट करके इस जावास्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया गया। तो ये तो थी बात जावास्क्रिप्ट की। ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा, बहुत डेप्थ में कोर्स आएगा जावास्क्रिप्ट का। तो ये था एक सर्वे जिसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो दबदबा है वो आपका जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का होता है। बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आप भी यहाँ पे आगे चल के जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो चलते हैं कुछ पाइथन के फीचर्स वगैरह यहाँ पे देख लेते हैं। पाइथन में सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाइथन क्या है, एक सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है। जैसे यार आप इंग्लिश में कोई चीज़ लिखते हो ना, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं इसमें। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है सिंटेक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब पाइथन ये बोलता है, देखो अगर हम किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं तो कोई काम आपको करना है ना, तो उसके काम करने के कम से कम 3-4 तरीके आपको मिल जाएंगे। अब 3-4 तरीके या तो आप सीख लो, एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है कि वहाँ पे जो होता है, जो आपका माइंड है वो ब्रॉड होना चाहिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लगा के, दिमाग लगा के काम कर सकते हो। लेकिन पाइथन वाले ने बोला कि सर हमको झंझट नहीं चाहिए, हम एक काम को एक तरीके से करेंगे, एक ही तरीका होगा और बस वही तरीके से ही होगा, और कोई दूसरा तरीका उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो पाइथन का सिंटेक्स हम लोग आगे चल के बनाएंगे बहुत ज़्यादा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग करने में हेल्प देता है। और अगली चीज़ क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ये है ही, ये आपको पता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगली चीज़, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादातर आप देखोगे तो जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमारे पास जैसे मान लीजिए एक अल्फ़ाबेट है ए, एक कैपिटल ए आपने लिखा है, और अगर आप यहीं पे स्मॉल ए लिख देते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट कैपिटल और ये हमारा लोअर केस लेटर, ये पाइथन्स के अंदर अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ए में लिखते हैं 5, और अगर आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहो कि मैं प्रिंट करूँगा कैपिटल ए को, और विदाउट डिफिनेशन आपने इसको डिफाइन नहीं किया, इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पे आपकी एरर आ जाएगी। ये बताएगा कि नेम एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्मॉल ए लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात कहने की मतलब ये है कि जैसा आपने यहाँ पे वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर का नाम लिखा होता है, सेम आपको वैसे ही उसका यूज करना होता है। अगर आपने यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो उसका यूज भी आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल लिखा है तो इसका इस्तेमाल भी आप कैपिटल में करेंगे। तो पाइथन के अंदर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं केस सेंसिटिव होना, ठीक है। मतलब कैपिटल अलग ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद हमारे पास
जो अदर आपके वर्ड्स होते हैं, कैपिटल अलग, स्मॉल अलग, तो आप जब भी आइडेंटिफायर के साथ डील करोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज यहाँ पर पाइथन होती है। अगली चीज़ ये है कि पाइथन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अलग आपकी थ्योरी होती है जो प्रोग्रामर्स को बहुत हेल्प करती है जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। फिलहाल एक अलग थ्योरी है जिसमें क्लासेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्लासेस होती हैं, इनहेरिटेंस वगैरह होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थ्योरी के अंदर आती हैं। तो ऑब्जेक्ट बना के आप सारी चीज़ें यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का मतलब ये मैं आपको बता दूं कि एक बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक जगह पे रखता है उस ऑब्जेक्ट। सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, और सेट ऑफ प्री डिफाइंड एक्शंस होते हैं। कुल मिला के अगर सारी चीज़ें एक जगह पे आप व्यवस्थित करते हैं तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये एक अलग चीज़ है। फिलहाल पाइथन के अंदर ये आपकी फीचर्स होते हैं कि ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि पाइथन फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाइथन के अंदर बने हुए एक वेरिएबल भी क्या होते हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट या क्लास का हिस्सा होते हैं। ये हमारी पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिलहाल ये चीज़ें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली चीज़ ये है कि पाइथन क्या है, एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है। डायनेमिक टाइप्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे पिछली आपको लैंग्वेज अगर आपने सी पढ़ी है या आपने यहाँ पर सी प्लस प्लस होती है, तो उसमें जब डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप का मतलब आप यहाँ पे नंबर रखते हो लाइक इंट, या आप यहाँ पर कोई फ्लोटिंग पॉइंट रखते हो लाइक फ्लोट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको रखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डेटा टाइप आपको डिफाइन करना होता है। ये इंट टाइप का होगा, उसके बाद ये आपका क्या होगा, ये आपका फ्लोट टाइप का होगा। इसके अंदर आप वैल्यू रखते हो। तो मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जो कंपाइलर है वो आपको कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड करता है कि जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू रखती हैं, आपने जैसे 9 रख लिया, इंटीजर हो सकता है, आपने इंस्टेंट रख लिया, तो कंपाइल टाइम में वैल्यू जो रखी जा रही है वेरिएबल्स के अंदर, उसको वैल्यू को देखकर उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देना कंपाइल टाइम पे, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। तो वहाँ पर क्या होती है, स्टैटिक लैंग्वेज होती है वहाँ पर। और बाद में रन टाइम के अंदर हम इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, यानी यहाँ पे इंट है, बाद में हम चेंजेस नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए यहाँ पर पाइथन के अंदर ये डायनेमिक टाइप है। यहाँ पर क्या होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है कि जो हमारा वेरिएबल है यानी आइडेंटिफायर है उसका डेटा टाइप क्या होता है, और रन टाइम पे ही ये आपका चेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपको वेरिएबल डिफाइन करने की यहाँ पे पहले जरूरत नहीं होती है। विदाउट डिफाइन आप वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप 5 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंट टाइप का हो जाएगा। अगर आपने बी बनाया और इसके अंदर आपने 5.60 रख दिया तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपका फ्लोट हो जाएगा। तो डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक चेंज। तो वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है उसको देखकर हमारा जो इंटरप्रेटर होता है पाइथन के अंदर, वो वहाँ पर रन टाइम के अंदर उसको डिफाइन कर देता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक टाइप। अगर आपको पहले से डेटा टाइप बताना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझो। तो क्या होता है कि बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं आपको, जो जैसे समय देख के क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। स्थिति सही है तो कुछ और काम कर देंगे, स्थिति खराब है कुछ और काम करते हैं। होता है ऐसा, बहुत जगह आपने देखा होगा। तो डायनेमिक टाइप का मतलब होता है ऑटोमेटिक परिवर्तन कर लेना, स्थिति देख के अपने आप को बदल लेना, और ये बहुत जरूरी काम होता है। चेंजेस को समझिए, लाइफ में भी बहुत सारी चीज चेंजेस आते हैं। लाइफ का सिचुएशन देख के, ठीक है ना, वहाँ पे अपने आप को क्या करना, चेंज कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही कॉन्सेप्ट आपका पाइथन के अंदर है कि डेटा टाइप को देखकर रन टाइम में ही क्या होता है, आपके वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है वो चेंज होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। अगली चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जी इस पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ पर पाइथन का 3 वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। पाइथन जो आपका 3 है वो आपका मेन वर्जन होता है। पॉइंट के बाद अगर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा तो बहुत सारे पॉइंट के बाद आपको मिल जाएंगे, जैसे 7 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये जो होता है ये आपके बहुत सारे माइनर, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे चेंजेस अपडेट्स इसके अंदर आती रहती हैं। लेकिन जो मेन वर्जन आपका होता है वो सामने आपका लिखा होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि हम पाइथन 2 सीखेंगे तो सर आप उसके लिए बहुत लेट हो चुके हैं, और आपको पाइथन 3 ही सीखना है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर में। तो ये बातें थी कुछ पाइथन्स के बारे में।
पाइथन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट पाइथन में कुछ चीज़ों के बारे में। इंडेंटेशन इज यूज इन प्लेस ऑफ कर्ली ब्रेस। इसका मतलब क्या है? अगर आप पुरानी लैंग्वेज से फैमिलियर होके आ रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी कोड को एक यूनिट में, एक ब्लॉक में रखने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेस लगाते थे। मतलब जैसे एक लाइन आपका स्टेटमेंट है, ये दूसरा लाइन है, ये अपनी पहली लाइन, ये अपनी दूसरी लाइन, ये अपनी तीसरी लाइन। 3 लाइन को अगर हम एक ग्रुप में रखना चाहते हैं यूजिंग फंक्शन या और भी चीज़ें, तो हम लोग इसको ब्लॉक बनाने के लिए कर्ली ब्रेस ओपन एंड कर्ली ब्रेस क्लोज कर देते थे। तो यहाँ तक का जो ब्लॉक होता था वो आपका ब्लॉक ऑफ यूनिट यानी एक माना जाता था, और ये किसी न किसी पार्ट का हिस्सा होता था, चाहे इफ की कंडीशन का होगा या हो सकता है किसी फंक्शन के डेफिनेशन का हो। तो पहले के सी या सी प्लस प्लस एंड जावा जैसी लैंग्वेज या जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है, वहाँ पर ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज करते हैं। इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एक ब्लॉक में आते हैं। पाइथन वालों ने कहा कि भैया देखो, हम लोग कर्ली ब्रेस तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, कर्ली ब्रेस इस्तेमाल नहीं करोगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इन्होंने कहा कि हम कर्ली ब्रेस की जगह इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे। इंडेंट का मतलब कि अगर आपकी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपने जैसे कोई कंडीशन लिख दी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का आप स्पेस दे दोगे, यहाँ से यहाँ तक स्पेस, यहाँ से यहाँ तक स्पेस, और उसके बाद यहाँ पर आप 1 लाइन का कोड, उसके बाद यहाँ पे दूसरी लाइन एंड 3 लाइन। ये आप जितनी लाइंस लिखते हो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं इंडेंट। स्टार्टिंग से यानी यहाँ से जितना भी आप स्पेस 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर का छोड़ते हैं, उसके बाद आप कुछ लिखते हैं, तो ये माना जाता है कि वो जिसके सीध में लिखा होता है वही उसका क्या होता है, ब्लॉक बन जाता है। फिलहाल इस सबकी टेंशन न लो, मैं अपने ट्यूटोरियल्स में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा। तो कुल मिला के बस इतना कहना है कि कर्ली ब्रेस की जगह पाइथन्स के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के लिए हम लोग इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। इंडेंट कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग से दिया गया कुछ स्पेस, ठीक है, वही आपका रूल होता है। कर्ली ब्रेस की जगह पे आपको ये इस्तेमाल करना है। एक और बात यहाँ पे है कि पाइथन वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन। तो पाइथन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप विदाउट डिक्लेरेशन आप यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब बहुत लोग कहेंगे कि डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। सर बिल्कुल, आप डायरेक्टली, पहले आपको डिफाइन नहीं करना होगा, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई लाइन पे लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, 5 + 6। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है, वेरिएबल आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है ना, उन सभी एक्सेप्शन को हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं। कुछ केस हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, उसकी भी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो पाइथन्स का वेरिएबल, ठीक है ना, ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन हो जाता है, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक, जैसे कोई आप आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं, वैसे ही पाइथन्स का जो इंटरप्रेटर होता है ऑटोमेटिक उसको यहाँ पर डिफाइन कर लेता है। तो पाइथन्स के अंदर वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं किया जाता है। विदाउट डिक्लेरेशन आप वेरिएबल का इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके भी कुछ एक्सेप्शन मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा। अगली चीज़ क्या है कि पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोड जो जो चलता है वो लाइन बाई लाइन चलता है। तो इससे बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूजन ना होइए। अगर आपने इंटरप्रेटर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, इंटरप्रेटर में वो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट किया जाता है लाइन बाई लाइन। यानी फर्स्ट लाइन आप ट्रांसलेट करोगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन का आपका कोड है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन चलेगी, आपके सीपीयू को जाएगी। सीपीयू क्या करेगा, उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट में क्या होता है, फेच करता है, ठीक है ना, उसके बाद उस कोड को डिक्यूट करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। 3 काम सीपीयू कर लेता है। फिर उसके बाद हमारा जो इंटरप्रेटर है वो दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, सीपीयू को देगा, सीपीयू फिर यहाँ पे फेच करेगा, डिकोड करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। फिर आपकी तीसरी लाइन इंटरप्रेटर इसको ट्रांसलेट करके देगा। फिर सीपीयू आपका क्या करेगा, उसको फिर से डेटा फेच करेगा, उसके बाद यहाँ पे डिकोड करेगा, उसके बाद जो उसका मतलब होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बहुत जगह पे आप देख सकते हो। तो पाइथन में और भी बहुत सारे कंपाइलर्स भी आते हैं जो कि अल्टरनेटिव हैं। फिलहाल प्योरली की बात करें तो यहाँ पर पाइथन्स के अंदर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हमारे पाइथन्स की कुछ फीचर्स थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद अगर फीचर की हम लोग बात करें तो जो हमारा कोड होता है उसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप जब पाइथन लिखना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सच्ची बताऊं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई इंग्लिश का वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। इतने सिंपल सिंटेक्स यहाँ पर होते हैं।
तो बहुत ज़्यादा सिंपल यहाँ पे चीज़ें हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। अगली चीज़ है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। अब ये चीज़ें उन्हीं को समझ में आएगी अगर आपने सी या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस यहाँ पर पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो एक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है सी के अंदर एंड आपके सी प्लस प्लस के अंदर आपको खुद से करना पड़ता है। एक लाइन में आपको बताऊं कि अगर आप डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, ठीक है, या आप सी में हैं तो आप malloc फंक्शन का यूज करते हैं, तो अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो मेमोरी जो आपने एलोकेट की है प्रोग्राम में वो मेमोरी कब तक यूज की जाएगी और मेमोरी को हम कब तक यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मेमोरी कब तक आपको यूज में लेनी है और जैसे यूज में आपका खत्म हो जाता है वैसे क्या करना है, उस मेमोरी को रिलीज करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। अगर आप उसको रिलीज नहीं करते हैं तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, वो जब तक प्रोग्राम की लाइफ होती है तब तक वो आपका चलता है। तो अगर आप उसको रिलीज नहीं करते हैं द सी एंड सी प्लस प्लस, तो आप समझो कि वो मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल ये सारी टेंशन पाइथन्स के अंदर नहीं है। पाइथन वाले ने कहा कि सर आप प्रोग्राम लिखिए, मेमोरी मैनेजमेंट की टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए, यहाँ पर हम मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर लेंगे। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर पाइथन्स के साथ निकल के आती है कि इसके अंदर मेमोरी मैनेज ऑटोमेटिक हो जाता है, तो मेमोरी की टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायनेमिक टाइप है, यहाँ पर डेटा टाइप को देखकर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप होता है ऑटोमेटिक यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। अगर आप उसके अंदर स्ट्रिंग रखेंगे तो ऑटोमेटिक डायनेमिक को स्ट्रिंग बन जाएगा, उसके अंदर आप इंटीजर रखोगे तो उसका डेटा टाइप इंटीजर बन जाएगा, फ्लोट रखोगे तो फ्लोट बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। डायनेमिक का मतलब ऑटोमेटिक डेटा टाइप को दिखाकर आपके रन टाइम पे ही वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है वो चेंज हो जाता है। लार्ज लाइब्रेरी, लार्ज लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, पाइथन्स के अंदर आप कोई भी चीज़ अगर सीखते हो तो पाइथन आप कोड सीखोगे, पाइथन कोड सीखने के बाद इसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, ना कि मैं आपको कहूँ कि पाइथन सीखने के बाद जिस डोमेन में आपको प्रोग्राम करना है उसी डोमेन के अंदर की उसकी आपकी लाइब्रेरी आपको सीखनी पड़ती है। अगली चीज़ की बात करें तो मल्टी पैराडिग्राम आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बना के भी काम किया जा सकता है, सी की तरह पोजीशन भी काम किया जा सकता है, एंड आल्सो इसमें के अंदर आप फंक्शन बना के भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि पाइथन्स के अंदर हमको मिलने वाले हैं और इन सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अगली चीज़ यहाँ पर है कि विद द पाइथन इंटरेक्टिव, तो यहाँ पर पाइथन के अंदर एक इंटरेक्टिव मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड को हम लोग यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक लाइन का स्टेटमेंट चेक करना है, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप सी से फैमिलियर हैं तो सी के अंदर अगर आपको हेलो वर्ड भी प्रिंट करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हैज़ इंक्लूड वगैरह लिखना पड़ता है, फिर उसके अंदर कम से कम आपका एक INT मेन फंक्शन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, फिर कर्ली बेस लिखोगे, उसके बाद आपको प्रिंटअप वगैरह लिखना पड़ेगा, फिर जाके कहीं आपका हेलो वर्ड आपका प्रिंट होता है। तो आपको कम से कम 6-7 लाइन लिखने के बाद आपका जो वर्ड है हेलो वर्ड आपका प्रिंट होता है। इन सब चीज़ों से फुर्सत दी है पाइथन ने। पाइथन के पास एक इंटरेक्टिव मोड होता है जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इंटरेक्टिव मोड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली किसी भी छोटे कमांड को लिखकर एंटर हिट करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। मतलब छोटे छोटे कमांड का, जैसे आप लिखते हो 5 ग्रेटर देन 4 और एंटर हिट करते हो तो यहाँ पर इसका रिजल्ट तुरंत बता देगा ट्रू। इसी को अगर आप सी के अंदर चेक करोगे तो वहाँ पर आपको कम से कम 5 लाइन लिखनी पड़ती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि छोटी छोटी टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पर पाइथन्स के अंदर इंटरेक्टिव मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ईजी बना देता है छोटे छोटे कमांड को चेक करने के लिए। अदर लैंग्वेज के अंदर ये सब कमांड टेस्ट करने के लिए कम से कम आपको 10 लाइन लिखनी मैंडेटरी है। अगली चीज़ है पाइथन्स का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब किसी के भरोसे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि बिना किसी के भरोसे, ठीक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म है आपका OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इनके ऊपर जो हमारा पाइथन है वो आपका रन कर सकता है। मतलब यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि आपका विंडोज़ है तो अगर विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो आप इसी का इस्तेमाल करके आप लिनक्स के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है प्रोग्राम,
इसका प्रोग्राम आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे चलाइए, आप चाहो तो इसके प्रोग्राम अदर जगह पे चलाइए। बिल्कुल ना कि ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन आप पाइथन की हेल्प पे बनाएंगे ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा ओएस है, तो मतलब इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, कोड लिख दो और उसके बाद आपका कोड चल जाएगा। ये सारे फीचर्स पाइथन के अंदर हम लोग मिलने वाले हैं। सारे फीचर्स एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी फॉर, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में पाइथन सीखने के बाद आपको जिस डोमेन के अंदर काम करना होता है उसी की आपको लाइब्रेरी सीखनी पड़ती है। इस पाइथन के अंदर हम लोग पाइथन कोर सीखने वाले हैं। इसके बाद पाइथन में जिस डोमेन में आप काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके लिए आप बना सकते हो, वेब फ्रेमवर्क आप बना सकते हो, मल्टीमीडियास के लिए, डेटाबेस के लिए, नेटवर्किंग के लिए, टेक्स्ट फ्रेमवर्क ऑटोमेशन वगैरह के लिए बना सकते हो, वेब स्क्रिप्टिंग लाइक क्रॉलर जो आपका गूगल इस्तेमाल करता है, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, आईओटी, ये बहुत सारी लाइब्रेरी हैं। तो आप इसके बाद जिसमें भी कंफर्टेबल हैं और जिसके लिए आप यहाँ पर पाइथन सीख रहे हैं उसके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो। लाइब्रेरी का मतलब बस इतना होता है कि जैसे आपका बेस तैयार होता है पाइथन में जब बेस आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या होता है कि उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को आपको सीख के आगे चल के कोई ना कोई यहाँ पर किसी न किसी डोमेन में तो काम करोगे ही, तो वही डोमेन की आपको क्या करनी होती है, लाइब्रेरी सीखनी पड़ती है। हमारे इस कोर्स में नमपाई हम आपको कवर करवाएंगे इन द लास्ट। तो हमने आज यहाँ पर पाइथन की सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर पाइथन के फीचर्स डिस्कस करने के बाद अगले वीडियो में देखेंगे पाइथन के कुछ और चीज़ें और उसके बाद फिर हम लोग पाइथन का यहाँ पर आइडल वगैरह इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया और आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।